नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों के लिए नए बने बहुमंजिला फ्लैटों का किया उद्घाटन। कहा, टालने से नहीं, समाधान निकालने से खत्म होती है समस्या। उनकी सरकार ने दिल्ली में सांसदों के निवास के अलावा बरसों से अधूरे अनोखे प्रोजेक्ट्स किए पूरे। देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी 18वीं लोकसभा। संसद के मानसून सत्र में हुए कामकाज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। कहा, ऐतिहासिक फैसलों के साथ कार्य उत्पादकता में राज्यसभा और लोकसभा ने हासिल किया नया मुकाम। भारत बन सकता है दुनिया में निवेश का मुख्य केंद्र। भारतीय उद्योग परिसंघ की एमएनसी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन। कहा, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला है लाभ। जारी रहेगी महामारी के दौरान शुरू की गई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया। दक्षिणी तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान निवार की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की अध्यक्षता। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों ने दी तैयारियों की जानकारी। और भारत में कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच लगातार बढ़ रहा है अंतर। रिकवरी रेट 93.5% से ज्यादा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की स्थिति पर केंद्र और सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने तय समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए डॉक्टर विशंबर दास मार्ग पर बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला आवासों में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों के दायित्व निर्वहन में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डॉक्टर विशंबर दास मार्ग पर बनाए गए संसद सदस्यों के नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट गंगा यमुना सरस्वती अपार्टमेंट के 76 फ्लैटों का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए इस उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढकर ही किया जा सकता है। लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण उनकी सरकार द्वारा 23 सालों के लंबे इंतजार के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो कई सालों से लंबित हैं, जिन्हें पूरा करने पर सरकार का जोर है। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। देश में दशकों से वॉर मेमोरियल की बात हो रही थी। हमारे देश के वीर जवान लंबे अरसे से इसकी आशा कर रहे थे, मांग कर रहे थे। देश के वीर शहीदों की स्मृति में इंडिया गेट के पास वॉर मेमोरियल का निर्माण भी, उसे करने का भी सौभाग्य हमारी सरकार को मिला।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसद की आवास समिति के अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल हुए। हमारे माननीय सदस्यों के आवास पुराने हो गए और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उन्होंने सांसदों के नए आवास के निर्माण की एक गति शुरू की। ये बहुमंजिला फ्लैट विशंभर दास मार्ग पर बनाए गए हैं। 80 साल पुराने 8 बंगलों को तोड़कर इसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैटों के निर्माण में निर्धारित लागत से 14% कम की राशि खर्च की गई है। इन फ्लैटों के निर्माण में कई हरित निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। तापमान की रोकथाम के लिए डबल गेज्ड विंडो और ऊर्जा की दृष्टि से किफायती LED लाइट्स फिटिंग, बिजली की कम खपत के लिए VRV प्रणाली, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली और रूफ टॉप सोलर प्लांट शामिल हैं। इनके अलावा हर फ्लैट में 2 सर्वेंट क्वार्टर भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने ये बात सांसदों के लिए दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग पर बनाए गए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल देश की प्रगति के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जबकि अपने निर्णयों के कारण मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल अभी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र कोविड-19 के दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ सफलता से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में भी संसद के दोनों सदनों की बैठकें जारी रहीं और इसके सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों ने पूरा सहयोग दिया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल देश की प्रगति के लिए ऐतिहासिक रहा है। 17वीं लोकसभा के दौरान अब तक जैसे फैसले लिए गए हैं, उससे ये अभी से इतिहास में दर्ज हो गई है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। पिछली सर्दियों में भी लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 110% से ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18वीं लोकसभा भी देश को नए दशक में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा का ये कालखंड हमारे युवा देश के लिए बहुत अहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपूर्ण समय का हम सबको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोकसभा के अलग अलग कार्यकालों का अध्ययन किया जाए तो ये कार्यकाल देश की प्रगति के स्वर्णिम अध्याय के तौर पर याद किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पिछली लोकसभा के मुकाबले 15% अधिक विधेयकों को पारित किया, जबकि 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 135% अधिक काम हुआ, जो पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड है। 17वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया है। यह सत्र 27 नवंबर तक चलेगा। बिहार में नीतीश सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र है।
सदन में कार्यवाही की शुरुआत में राज्यपाल फागू चौहान का पत्र पढ़कर जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर घोषित किया गया। इसके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली। इसके बाद शीला कुमारी, अमरेंद्र प्रसाद और रामप्रीत पासवान ने मैथिली भाषा में शपथ ली। मंत्री रामसूरत राय, विधायक रिंकू सिंह और चेतन आनंद ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को होगा। इसके बाद 26 नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के आखिरी दिन 27 नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार बिहार विधानसभा का सत्र विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में आयोजित हो रहा है। महामारी को देखते हुए सभी नवनिर्वाचित विधायकों की कोविड जांच की जा रही है। सत्र के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सभी सदस्यों को सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। नई विधानसभा में एनडीए के 125 सदस्य हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक ने भी सत्ताधारी गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया महामारी के दौरान भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में एमएनसी की कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधारों के लिए किसी भी अवसर को गंवाया नहीं है। उन्होंने बताया कि 6 राज्यों में फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज और एपीआई के लिए एकीकृत सिंगल विंडो का विकास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आज केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही नहीं बल्कि पूरा उद्योग और अर्थव्यवस्था नए वातावरण में कारोबार करने की नई प्रक्रिया और चलन को अपना रही हैं और आत्मनिर्भर अभियान के जरिए सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स सुधारों की वजह से सूचना तकनीक क्षेत्र की कंपनियों को काफी लाभ मिला है। फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया ने कंपनियों के बीच भेदभाव को मिटाया है और कानून का पालन करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। Big, small, medium are all clearly facing a reset exercise, and that reset is only being strengthened by the government's Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat again is not something to close India down to be, so self-sufficient only from its own and its own materials and its own skills. The call for Atmanirbhar is more to say, utilize our strength optimally, make sure our skills are able to calibrate and be of use, and make sure that India stands up on its strengths rather than be intimidated by the challenges. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर 2 दिन में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आरएस रेड्डी और जस्टिस एमा शाह की बेंच ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यों ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर दिल्ली सरकार से मरीजों के प्रबंधन को लेकर ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जवाब में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 27 नवंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में आईसीएमआर मुख्यालय में मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब कोविड-19 का टेस्ट 499 रुपए की सस्ती दर पर आरटी-पीसीआर परीक्षण करेगा और इसके नतीजे 6 घंटे में मिल जाएंगे। ये प्रयोगशाला स्पाइस हेल्थ और सरकार की साझा पहल है। मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब से उन लोगों की जांच की जा सकेगी जो लोग अस्पताल नहीं जा पाते। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए जांच की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाई गई है। पिछले 2 दिन से 21,000 से अधिक सैंपल की आरटी-पीसीआर जांच हुई है। कोविड-19 के खिलाफ और प्रबंधन में मदद देने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों को उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भेजा गया है।
मंत्रालय ने बताया कि 3 सदस्यों वाले दल उन जिलों का दौरा करेंगे जहां कोविड-19 के मामले ज्यादा हैं और वो वहां इसके रोकथाम, निगरानी, जांच और इलाज के संबंध में प्रभावी प्रबंधन में राज्यों की मदद करेंगे। इससे पहले केंद्रीय दलों को हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और छत्तीसगढ़ भेजा गया था। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में रिकवर्ड मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5% से कम हो गई है, वहीं रिकवरी दर 93% से ऊपर बनी हुई है। देश में पिछले 16 दिनों से रोजाना 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या और सक्रिय मामलों के बीच अंतर 81 लाख से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,059 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 91,39,866 हो गई है। इस दौरान 41,024 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही अब तक 85,62,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में देश भर में 4,43,886 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कोविड-19 के कुल मामलों का 4.85% है। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण से 511 लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,33,738 हो गई है। इनमें से 74.95% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 121 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 50 और पश्चिम बंगाल में 49 लोगों की मौत हुई है। ICMR के मुताबिक रविवार को देश भर में कोविड के 8,49,596 नमूनों की जांच के साथ ही अब तक 13 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव में असरदार पाई गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि अंतरिम डेटा दिखाते हैं कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 70% प्रभावी है। 2 डोज के रेजिमेन में दिखा है कि ये 90% असरकारक है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर विश्वास जताया है कि इस वैक्सीन का ट्रायल 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी और 65 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल सितंबर महीने तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में आने वाले तूफान से निपटने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों ने राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NDRF और अन्य एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस चुनौती को पूरा करने के लिए NDRF और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय की भी जानकारी दी। बैठक में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति भी दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 3 दिन में तटीय क्षेत्रों के तूफान से प्रभावित होने की आशंका है और इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ स्थिति साझा की जा रही है। कैबिनेट सचिव ने कहा कि सभी का लक्ष्य लोगों का जान बचाने और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की जल्द बहाली है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि स्थिति के अनुसार कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को उपयुक्त सलाह दी जा सकती है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला इस महीने की 26 तारीख को नेपाल के दौरे पर जाएंगे। विदेश सचिव का कार्यभार संभालने के बाद नेपाल का उनका यह पहला दौरा होगा। 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान हर्षवर्धन श्रृंगला नेपाल के विदेश सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय और आपसी सहयोग के मुद्दों पर बातचीत होगी। भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने आज से अंडमान सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। भारत 25 नवंबर तक चलने वाले 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
सिम्बेक्स 20 की मेजबानी कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कामोटा और करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान पीएटाई ने भी हिस्सा लिया। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार युद्धाभ्यास संपर्क नहीं केवल समुद्र में के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 1994 से हर साल आयोजित इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्म दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मृदुभाषी कर्तव्यनिष्ठ अध्यक्ष को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा अध्यक्ष को ट्वीट करके बधाई दी। अमित शाह ने कहा, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। सदन के संचालन और उसकी गरिमा को बनाए रखने में आपका योगदान अद्भुत है। प्रभु आपको राष्ट्र और मानव सेवा के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में आज शाम निधन हो गया। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आखिरी सांस ली। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके तरुण गोगोई को 2 नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार को वेंटिलेटर पर रखा गया था। तरुण गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। जीएमसीएच से इलाज के बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन 2 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तरुण गोगोई 2001 से लगातार तीताबोर सीट से विधायक रहे। वो 6 बार सांसद और 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन से बेहद दुखी हूं। देश ने एक समृद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाला नेता खो दिया है। उनका लंबा कार्यकाल असम में युगांतरकारी परिवर्तन का काल था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री तरुण गोगोई जी के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में आपने विभिन्न भूमिकाओं में राष्ट्र और प्रदेश की जनता की निष्ठापूर्वक सेवा की। जनसेवा में आपके योगदान को सदैव आदरपूर्वक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि तरुण गोगोई एक लोकप्रिय नेता और वरिष्ठ प्रशासक थे, जिनका असम के साथ साथ केंद्र में भी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा। उनके निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने तरुण गोगोई के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि तरुण गोगोई एक सच्चे कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अपना जीवन असम के सभी लोगों और समुदायों को एक साथ लाने के लिए समर्पित कर दिया। मेरे लिए वो एक महान शिक्षक थे। मैं उनको बहुत प्यार और सम्मान करता था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।